Hello everybody and welcome back to PharmGen Spectra. In today's lecture, we will be talking about class 10th chapter number 1 history, and this is the part 4th of the lecture. So we will talk about the unification of Germany and Italy in this particular video. So let's start with the unification of Germany. जर्मनी के केस में मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में भी बताया था कि 1848 के अंदर किस तरह से जो आपके लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो उसको कैरी फॉरवर्ड करा गया था। किस तरह जो आपके मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने नेशन स्टेट को बनाने के लिए बोला था, पुट फॉरवर्ड किया था इस आइडिया को। ओके, सो बेसिकली व्हाट दे वांटेड वाज कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो प्रॉपर, बट उनके जितने भी एफर्ट्स थे सबको सप्रेस कर दिया गया। एंड सप्रेस किया था किसने? द मोनार्क एंड द मिलिट्री। ठीक है, इन लोगों ने मिलके इनके सारे जो नेशन स्टेट बनाना एंड यूनिफिकेशन करने के आइडियाज़ थे उसको सप्रेस कर दिया। बट इन्होंने हार नहीं मानी एंड दे वेंट टू द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया, और इन लार्ज लैंड ओनर्स को हम बोलते थे जंकर्स। सो ये इन जंकर्स के पास गए, सो दे आस्क्ड फॉर हेल्प एंड द प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। तो प्रशिया ने अग्री किया और इनको लीडरशिप ले ली अपने हाथों में, और उन्होंने कहा कि ठीक है, दे विल हेल्प देम फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे विच इज़ ओटो वन बिस्मार्क, यहाँ पे ये नाम है ओटो वन बिस्मार्क। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, जिन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेके पूरा ये डिज़ाइन किया कि कैसे यूनिफिकेशन के प्रोसेस को किया जाएगा। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years 3 वॉर्स लड़े विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रशिया की विक्ट्री हुई और यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो है नंबर 1, मिडिल क्लास लोगों ने किसकी हेल्प ली टू फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? सो दे टुक द हेल्प ऑफ जंकर्स, जो कि हैं लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया। सेकेंड क्वेश्चन, प्रशियन चीफ मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने इस प्रोसेस को पूरा डिज़ाइन किया? ही वॉज ओटो वन बिस्मार्क। थर्ड क्वेश्चन, किनसे लड़ाई करी गई थी फॉर द विक्ट्री? सो इट वॉज फॉट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। देन इन जनवरी 1871 जो प्रशियन किंग थे हमारे विलियम वन, उनको जर्मन एम्परर करार कर दिया गया। ठीक है, एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 18th January 1871 एक असेंबली गैदर हुई। अब इस असेंबली में कौन कौन था? तो इस असेंबली में थे प्रिंस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी एंड इम्पॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ये सब गैदर हुए। अब कहाँ पे गैदर हुए? ये सब गैदर हुए इन द हॉल ऑफ मिरर्स विच इज़ इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज। यहाँ पे ये सब गैदर हुए। और क्यों गैदर हुए थे? ताकि ये जो अभी अभी जर्मन बना है, जो न्यू जर्मन एम्पायर है, उसको उसके हेड को टू प्रोक्लेम द हेड। ओके, एंड कौन को हेड करने वाले थे? बाय केसर विलियम वन ऑफ प्रशिया। ठीक है, ओके। सो जो ये प्रोसेस था नेशन बिल्डिंग का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था, जिसके अंदर हमने देखा कि किसकी डोमिनेंस थी? प्रशियन स्टेट पावर। क्योंकि ऑब्वियसली प्रशिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, सपोर्ट किया था मिडिल क्लास लोगों को ताकि ये यूनिफिकेशन हो सके, तो उनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस थी। ठीक है, अब जब नई स्टेट बन रही थी तो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज था किसके ऊपर कि करेंसी को मॉडर्नाइज किया जाए, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, इन सबको मॉडर्नाइज किया जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम। तो इन चीज़ों में भी देखा गया कि प्रशियन मेजर्स और प्रैक्टिसेस को एक मॉडल बना के नए मेजर्स रखे गए फॉर जर्मनी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के केस में भी आप देखेंगे कि बहुत ही लंबा उनकी हिस्ट्री चलती आ रही है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी उनके भी काफ़ी टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, मिडल ऑफ 19th century में ऐसा देखा गया है कि इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 states, आउट ऑफ विच सिर्फ एक ऐसी स्टेट थी जो कि आपकी सार्डिना पेडमोंट की स्टेट थी, जिसको इटालियन प्रिंसली हाउसेस जो है वो रूल कर रहे थे। ठीक है, अभी अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताऊं, सो यू कैन सी इटली वाज समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। ये आपका सार्डिना पेडमोंट का एरिया आता है, ये वाला, और जो ये आपका इटली का रीजन है, इसमें ये 3 पोर्शंस हैं। दिस इज़ द नॉर्थ पोर्शन, दिस इज़ द मिडल पोर्शन एंड दिस इज़ द
सर्दर्न पोर्शन। तो जो आपका नॉर्थ पोर्शन था इसको कौन रूल कर रहा था या ये किसके रूल के अंडर था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो आपका मिडल पोर्शन, सेंटर पोर्शन है, उसको कौन रूल कर रहा था? पोप, POPE, ठीक है। वेर एज जो आपका सर्दर्न रीजन था उसको डोमिनेट कर रहे थे या फिर उसको रूल कर रहे थे द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है। यहाँ पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन की बात हो रही है। तो ये आपका एक तरीके से था कि किस तरह से इटली में डिवीजन था, किस तरह से अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। तो देखिए जब अलग अलग तरह के लोग रूल कर रहे हैं तो यूनिटी का तो सवाल ही नहीं उठता। सो नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, then your center was ruled by the popes and the southern region was in the domination of Bourbon kings of Spain. इटालियन लैंग्वेज भी यहाँ पे कॉमन नहीं थी, ठीक है। तो अब इसके यूनिटी के लिए या फिर इसके यूनिफिकेशन के लिए प्रोसेस जो शुरू हुआ था, इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द 1830s में गुजिपी मजीनी। इनका नाम हमने लास्ट लेक्चर में भी लिया है, उनके बारे में जाना है। सो इन्होंने काफ़ी सारे अप्रोचेस करे, जैसे इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई लाइक द यंग इटली, और अपने गोल्स पूरे करने के लिए उन्होंने और काफ़ी ऐसे अप्रोच करी, बट इतना सक्सेस इनको नहीं मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और नाम आप पढ़ेंगे अपनी बुक में जो कि है गुजिपी गैरिबल्डी। तो गुजिपी गैरिबल्डी जो आपके हैं ये भी एक एक नेम, इम्पॉर्टेंट नेम है इस यूनिफिकेशन ऑफ इटली के एस्पेक्ट से। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इन्होंने भी यूनिफिकेशन के लिए हेल्प किया था, जिसमें इन्होंने किसका सपोर्ट लिया? पेजेंट्स का। जो आपके पेजेंट्स होते हैं, क्योंकि देखिए वो आपके ऑल्दो एक इलिटरेट सेगमेंट है, लेकिन अगर आपको वो सपोर्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट मिलता है, काफ़ी मैन पावर मिलती है। तो इन्होंने उन्हीं का सपोर्ट लिया और उन्होंने किया क्या, ये लोग गए, दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली, यानी इन्होंने सर्दर्न पार्ट, मैंने अभी आपको बताया था 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, तो इन लोगों ने बेसिकली सर्दर्न पार्ट पे अटैक किया, ठीक है। वहाँ पे जाके इन्होंने लोकल पेजेंट्स की मदद से आपके लिबरेट करा लिया था सर्दर्न पार्ट को। तो जो ये आपका 2 सेलिसिस का पार्ट है उस पार्ट को इन्होंने फ्री करा लिया एंड योर सर्दर्न पार्ट वाज नाउ फ्री, ठीक है। तो वो अब उस पर जो रूल था आपका उसको उन्होंने हटा दिया, ठीक है, बर्बन किंग्स का। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका एक और नाम इसमें आएगा एंड द नेम वुड बी काउंट कैवर। अभी काउंट कैवर की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जो आपके इलिटरेट पॉपुलेशन थी, यानी जो पेजेंट्स थे, जो इलिटरेट पॉपुलेशन थी, इनको इंक्लूड तो कर लिया गया और इनसे इनकी मदद भी ले ली गई, लेकिन जब इटली यूनिफाई हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद पीपल व्हेन दे वर टॉकिंग लाइक ला टालिया, यू कैन सी हियर ला टालिया, तो लोग जब ऐसे ऐसे फ्रेजेस यूज़ कर रहे थे तो ये लोग इतने इलिटरेट थे कि इनको इसका मतलब भी नहीं पता था। एंड फॉर सम टाइम इनको लगा जो नए यूनाइटेड इटली के जो किंग थे विक्टर इनाम्यूल, ये उसकी वाइफ का नाम है। सो यू कैन सी ये लोगों ने सिर्फ अपना पार्टिसिपेशन दिया कि जो इनको बोला गया उसमें इन्होंने अपना रोल प्ले करा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाम लिया था काउंट कैवर, तो काउंट कैवर भी एक मिनिस्टर थे और बेसिकली उनका रोल क्या था, वो एक चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने क्या किया, ही ओवरकेम ऑस्ट्रियंस, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो नॉर्दर्न पार्ट था आपका इटली का उसमें हैब्सबर्ग थे ना, हैब्सबर्ग वाले लोग रह रहे थे। सो वहाँ पे जो ऑस्ट्रियंस थे उनको वहाँ से हटा के उन्होंने नॉर्दर्न इटली को फ्री करवा दिया, ठीक है। एंड सेकेंडली जो इनाम्यूल की सेकेंड विक्ट्री हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, इन दी सेंट्रल पार्ट। सो बेसिकली यू कैन सी वेरी क्लियरली फ्रॉम व्हाट आई हैव टोल्ड यू, काउंट कैवर के टैक्ट्स ने उनके डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स ने क्या कराया, नॉर्दर्न एरिया में जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी उनको हरा दिया इन द ईयर 1859। सो इससे हमें नॉर्दर्न इटली फ्री मिल गया। उसके बाद जो आपके गुजिपी थे, आपके गुजिपी गैरिबल्डी ने भी इस सर्दर्न एरिया में जो था आपको बर्बन किंग से आज़ादी दिला दी। तो बेसिकली ही डिफीटेड देम एंड देन दिस वाज आल्सो liberated and the central area was also liberated by the Inamuel's victory. So like this Italy was completely unified. So here you can see आपकी बुक का ही एक डायग्राम है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर यूनिफिकेशन का दिया हुआ है। इसमें you can see कैसे डिवाइडेड है into 3 parts 1, 2 and 3, but here you can see it is this one, after unification this is complete Italy, unified Italy. Okay.
So this is all about unification of Germany and Italy, and now we'll be talking about the strange case of Britain. अब ब्रिटेन के बारे में देखिए क्या है. ब्रिटेन को एक दिन में या एकदम से नेशन स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुई है ब्रिटेन के अंदर. ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस चला है, क्योंकि 18th सेंचुरी से पहले तो ब्रिटिश नेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे जो वहाँ रह रहे थे, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, ये सब रह रहे थे, जिनके अपने अपने कल्चर थे, अपने अपने ट्रेडिशंस थे. लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा, इंग्लिश नेशन ग्रो हुआ. अब किस में ग्रो हुआ, वेल्थ वाइज, पावर वाइज, इन ऑल तरीक़ों से ये बढ़े, और फिर उन्होंने दूसरे नेशंस पे अपना कंट्रोल जो है वो करना शुरू कर दिया. द इंग्लिश पार्लियामेंट हैज सीज पावर फ्रॉम मोनार्क. तो 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, मोनार्की से सारी पावर छीन ली. ठीक है, अब ऐसे इन्होंने पावर छीन लिया तो वेरी ऑब्वियस ये खुद पावर में आ गए, है ना. किसी से भी पावर छीन लेते हैं तो फिर वो खुद पावर में आ जाते हैं. द एक्ट ऑफ यूनियन, तो 1707, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन बना, किसके बीच, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच. और इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, फॉर्म हुआ. जिसका मतलब क्या है कि अब इंग्लैंड जो है वो अपना पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे डाल सकता है, यानी स्कॉटलैंड की अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, ये सब सप्रेस हो गया. ठीक है, तो जो कैथोलिक क्लान्स थे जो कि स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहते थे, उनको बहुत रिप्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा उनको दबाव सहना पड़ा, उनकी इंडिपेंडेंस एक तरीके से छिन गई. ठीक है, इन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो थी गेलिक लैंग्वेज. देखिए यहाँ पे लिखा भी है गेलिक लैंग्वेज. इनको अपनी लैंग्वेज बोलने से अपनी लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया, रोक लिया गया. इनको इनकी नेशनल ड्रेस नहीं पहनने दी गई. सो देयर वर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो कि इन पे लगाए गए. जैसे स्कॉटलैंड का केस आपने पढ़ा, वैसे ही आयरलैंड का भी कुछ खास अलग नहीं था. ओके, उसमें भी बहुत डिविजन्स थे. सो ये जो एक ऐसी कंट्री थी आपकी आयरलैंड, जो कि डिवाइडेड थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में. तो इन इंग्लिश लोगों ने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की मदद करी कि वो कैथोलिक्स के जो डोमिनेंस है ना, उसके बाहर आ सके और उनके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखा सके. तो अब ऐसा देख के कैथोलिक्स को गुस्सा आया और उन्होंने कोशिश की कि वो रिवोल्ट करेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन उनके रिवोल्ट्स को भी दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया. और फाइनली जो आपका ये एक रिवोल्ट जो कि किसने किया था, वोल्फस्टोन ने और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन ने 1798 में इन लोगों ने एक रिवोल्ट किया था. जब ये रिवोल्ट फेल हो गया तो आयरलैंड को भी फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट होना पड़ा यूके के अंडर इन द ईयर 1801. ठीक है, सो जो ये नया ब्रिटिश नेशन बना था, इसका मतलब बेसिकली क्या प्रोपोगेशन, इसका क्या प्रोपोगेंडा था कि एक इंग्लिश कल्चर को डोमिनेंट रखें, बेसिकली सबको एक कॉमन लैंग्वेज कर दे, दैट इज़ इंग्लिश, और अपने कल्चर को सब पे थोप दे. तो जो नए सिंबल्स थे न्यू ब्रिटेन के, वो क्या थे, द ब्रिटिश फ्लैग, ओके, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एंथम जैसे जो है गॉड सेव आर नोबल किंग, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. सो बेसिकली इन सब को बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डाला गया. ठीक है, इन सब चीज़ों को इम्पोज कर दिया गया. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, and if you have any doubt, kindly put it down in the comment section. So thank you for watching and keep learning.